अब हम आपको बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कुछ नए अपडेट्स देते हैं। आपने देखा होगा कई दिनों से लगातार इसकी चर्चा चल रही है। आज हम आपको उसका विश्लेषण तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको कुछ दुर्लभ तस्वीरें दिखाएंगे जिनमें आप टूटे हुए मंदिर के अवशेष देख पाएंगे। और बड़ी बात यह है कि राम मंदिर के निर्माण और ज्ञानवापी मस्जिद में मिले नए सबूतों के बाद अब पूरे भारत में इतिहास में दी गई जानकारियों को चुनौती दी जा रही है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इतिहास हमेशा शक्तिशाली लोग और शासकों की कलम से लिखा जाता है। और हमारे देश में सैकड़ों वर्षों तक पहले मुगलों का शासन था, इसलिए उन्होंने अपना इतिहास लिखा। फिर अंग्रेजों का शासन आया, उन्होंने अपना इतिहास लिखा। और आजादी के 75 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस इतिहास को, जो कि दूसरों ने लिखा है, उस इतिहास को हमारे देश में चुनौती मिल रही है। यानी भारत के लोग अब धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं और वो जो बातें उन्हें पढ़ाई गई हैं, दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, अब उसे चुनौती दे रहे हैं। आज इस मामले में कई महत्वपूर्ण नई बातें पता चली हैं और हमारी टीम ने उन दुर्लभ तस्वीरों को भी ढूंढ निकाला है जिनमें प्राचीन मंदिर के बचे हुए अवशेष आपको साफ दिखेंगे। इनमें एक तस्वीर में मस्जिद के पश्चिमी हिस्से की दीवार दिख रही है जो मस्जिद के मूल ढांचे से बिल्कुल अलग है। आप भी अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह दीवार असल में मस्जिद के मूल ढांचे का हिस्सा है ही नहीं। असल में यह दीवार उस मंदिर का एक बचा हुआ अवशेष है जिसे औरंगजेब के आदेश पर वर्ष 1669 में तोड़ दिया गया था। ये तमाम तस्वीरें हमें विजय शंकर रस्तोगी से मिली हैं जो वर्ष 1991 में पहली बार इस मामले को कोर्ट में लेकर गए थे। और आज आपको उन्हीं की जुबानी इस मंदिर और उसके बचे हुए अवशेषों की कहानी सुननी चाहिए। विजय रस्तोगी जी, क्या तस्वीरें आपने साक्ष्य के तौर पर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए अदालत में पेश की थी? ये तस्वीर मैंने कोर्ट में, निचली अदालत में और ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी ये फाइल किया हुआ है, जिसमें इस विवादित स्थल के पश्चिमी दीवार को दिखाता है, जो पश्चिमी दीवार पुराने मंदिर की ही है। उसके नीचे आप देखेंगे तो ये पुराने मंदिर के जो गिराए गए थे उसके ध्वंसावशेष मौजूद हैं। और इधर श्रृंगार गौरी का जो पूजन होता है, श्रृंगार मंडप था जिसमें कि श्रृंगार गौरी का पूजा वगैरह होता था। ये जो तहखाना है, इसमें व्यास जी का जो है वो सारा सामान, हिंदुओं का अभी तक भी सामान वगैरह जो है वो सब इसमें रखा जाता है। जो यज्ञ व पूजा पाठ वहाँ और रामचरितमानस आदि का जो महोत्सव होता है वहाँ पर, उसके सारे सामान इसी में रखे हुए हैं। ये तहखाना किस तरफ से? नंदी जी की तरफ से है? नंदी के ठीक सामने ये तहखाना है, दक्षिण तरफ। ये श्रृंगार गौरी की तस्वीर हमको लगी। श्रृंगार गौरी की तस्वीर है जो श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है। ये चैत्र नवरात्रि के में चतुर्थी को जो है वो इसकी पूजा वगैरह का विधान। ये मस्जिद परिसर से कितनी दूरी पर है? ये परिसर से दूरी पर नहीं है, वो उसी में है। अच्छा। ये पश्चिम तरफ जो ध्वंसावशेष है उसकी दीवार में इनकी पूजा होती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लिखा है पिलर्स ऑफ द ओल्ड टेम्पल विथ लोटस मोटिव्स। जी, माने ये जो पिलर्स हैं जो वर्तमान विवादित ढांचे के बरामदे में आउटर साइड में लगा हुआ है, ये मंदिर के ही यथावत जो है वो खम्भे हैं और जिन पर कि हिंदू मंदिर के चिन्ह, ये जो कमल के चिन्ह। ये बरामदा मतलब हो गया जो गुंबद है परिसर में उसके ठीक बाहर बरामदा, जो फर्श जो आगे मैदान है उससे लगे जो बरामदा है। हाँ। जिसको कि मंदिर के मुख्य उसको तोड़ करके जो है वो बरामदा में कन्वर्ट कर दिया गया। उसमें ये जो लगे हुए हैं खंभे पत्थर के, ये मंदिर के ही हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर में भी यह बताया गया है कि औरंगजेब ने जानबूझकर इस मंदिर की एक दीवार को तोड़ा नहीं था ताकि इस शहर में रहने वाले हिंदू इस बात को कभी भूले नहीं कि वो मुगल शासकों के गुलाम होने से ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम आपको
ज्ञानवापी परिसर में मौजूद उस वजू खाने का एक नया वीडियो दिखाएंगे जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। ये वीडियो वैसे तो 1 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसमें नंदी की प्रतिमा आपको साफ दिख रही है। बड़ी बात यह है कि यह प्रतिमा उत्तर की दिशा में दिख रही है, जहां वजू खाने में शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नंदी को भगवान शिव का वाहन माना गया है और उनकी मूर्ति ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने स्थापित होती है। यानी इस हिसाब से यह प्रतिमा उसी दिशा में देख रही है जहां वजू खाने में शिवलिंग मौजूद हो सकता है। इस्लाम धर्म में वजू को शुद्धि की एक प्रक्रिया माना गया है। इसके मुताबिक जब कोई व्यक्ति नमाज से पहले वजू करता है तो असल में इस दौरान अपने हाथ, मुंह, नाक, सिर, अपने बाजू और अपने पैरों को पानी से धोता है और फिर उसे नमाज पढ़नी होती है। वजू के लिए जिस तालाब या हौज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पानी भरा होता है, उसे ही वजू खाना कहते हैं। और इस मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के बीच में जो पत्थर मिला है वही शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे एक शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा बता रहा है। हालांकि ये शिवलिंग है या फव्वारा, इस पर कोर्ट कमिश्नर द्वारा 19 मई को यानी कल अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसलिए आपसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि अफवाहें तो बहुत सारी चल रही हैं, बातें बहुत सारी चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन कल तक का इंतजार कर लीजिए। अदालत में वो रिपोर्ट पेश होगी और तब आपको सही जानकारी मिल पाएगी कि वहां पर क्या था। आज जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं वो यहां से कहीं आगे की बात है, बड़ी बात है। यह तो एक मंदिर और एक मस्जिद के इतिहास की बात हो गई, लेकिन बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा यह है कि इतिहास वही लोग लिखते हैं जो शक्तिशाली होते हैं, जो शासक होते हैं। इतिहास रूलर्स यानी शासकों द्वारा ही लिखा जाता है, जो अपनी ताकत के बल पर एक बड़ी आबादी पर राज करते हैं और उनकी ताकत के बल पर ही उनके मन मुताबिक कलम चलती है और फिर उनके मन मुताबिक इतिहास लिखा जाता है। वही इतिहास रचते हैं जिसे सैकड़ों वर्षों के बाद लोग पढ़ते हैं। वर्ष 1526 से 1857 के बीच जब भारत पर मुगलों का राज था, उस समय इतिहास मुगलों के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया और इसमें मुगल शासकों को भारत के एक नायक के तौर पर पेश किया गया, जैसे कि वो बहुत बड़े हीरो हैं और बहुत बहादुर योद्धा हैं। अकबर को अकबर द ग्रेट कहा गया और मुगलों ने हिंदुओं पर जो अत्याचार किए और जो सैकड़ों मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई, उनकी वास्तविकता को भी मुगलों ने अपने हिसाब से इतिहास में तोड़ मरोड़ कर पेश किया और वही इतिहास आप और हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह मुगलों के बाद जब अंग्रेज भारत आए, तब उन्होंने भी भारत के इतिहास को अपने हिसाब से लिखा। अंग्रेजों ने भारत का जो इतिहास लिखा, उसमें भारत की सांस्कृतिक पहचान, उसके मूल व्यवहार और उसकी वास्तविकता को हमेशा लोगों से छिपा कर रखा। और सबसे बड़ी बात जो अंग्रेजों ने हमें दी वो है हीन भावना। अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान हर भारतीय के मन में एक हीन भावना भर दी, जिसमें यह बताया गया कि भारतीय जो हैं वो बहुत ही छोटे स्तर के इंसान हैं और उनके अधिकार कोई नहीं है। और वही बात आगे तक चलती चली गई और बाद में भी जो लोग आजाद भारत में भी पैदा हुए, उनके मन में भी वो हीन भावना चलती चली गई। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब भी हमारे देश में इतिहास की रूपरेखा बदली नहीं। होना यह चाहिए था कि जब भारत आजाद हुआ तब उसे अपना नया इतिहास लिखना चाहिए था, उसे अपने बारे में सही बातें लिखनी चाहिए थी, व्यवस्था को बदल देना चाहिए था। लेकिन यह हुआ नहीं। और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आजादी के बाद भारत पर ऐसे ही नेताओं ने शासन किया जो अंग्रेजों की एक बी टीम का हिस्सा थे। ये नेता अंग्रेजों की बी टीम इसलिए थे क्योंकि इन्होंने भारत की आजादी के बाद भारत के और भारत के लोगों के मूल स्वभाव और उनकी जरूरतों को कभी समझा ही नहीं। और तब हमने संविधान से लेकर देश के कानून तक सब कुछ अंग्रेजों से कॉपी पेस्ट कर लिया। यानी जो अंग्रेज छोड़कर गए थे उसी व्यवस्था को हमने जारी रखा, अपना उसमें कुछ जोड़ा नहीं। आजादी के बाद भारत में वही शिक्षा व्यवस्था लागू रही जो अंग्रेज भारत लेकर आए थे। इसी तरह भारत का संविधान भी अंग्रेजों की शासन प्रणाली से ही प्रभावित रहा। इसके अलावा हमारी संसद हो, हमारी न्यायपालिका हो, हमारे अफसरशाही हो, हमारी शासन व्यवस्था हो, यहां तक कि हमारे कानून भी वही रहे जो अंग्रेजों ने बनाए थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल ही में आपको देखने को मिला होगा, राजद्रोह कानून जिसे सेडिशन लॉ कहते हैं। यह कानून भी
अंग्रेजी सरकार ये कानून वर्ष 1870 में भारत के क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए लाई थी, लेकिन यह कानून आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी हमारे देश में मौजूद है, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है। यानी हमारे देश के नेता अंग्रेजों से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने भारत की मूल पहचान और उसके इतिहास को कभी ना तो समझने की कोशिश की, और जब समझा ही नहीं तो बदलते कैसे। ये बात सही है कि कोई भी देश चाहकर भी इतिहास को दोबारा लिख नहीं सकता, लेकिन यह बात उतनी ही सही है कि इतिहास में हुई गलतियों को सैकड़ों वर्षों के बाद भी सुधारा तो जरूर जा सकता है, और गलत इतिहास को चुनौती भी दी जा सकती है, जो कि अब हमारे देश में शुरू हो चुका है। उदाहरण के लिए अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद जो ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन शुरू हुआ, उसने अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों को उनके नस्लीय भेदभाव के सही इतिहास के बारे में जानने पर मजबूर कर दिया। इसका सीधा असर यह हुआ, इन देशों के बड़े बड़े शहरों में जो स्लेव ट्रेडर्स की प्रतिमाएं लगी हुई थी, उन्हें या तो तोड़ दिया गया या लोगों के दबाव के बाद हटा दिया गया। इनमें से अनेकों स्लेव ट्रेडर्स ने अपने अपने शहरों में, इलाकों में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाई थी। लेकिन इस आंदोलन के बाद लोगों ने यह समझा कि इन स्लेव ट्रेडर्स ने भले ही स्कूल और अस्पताल बनवाए हों, लेकिन उन्होंने अश्वेत लोगों को गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार भी किए थे। यानी इतिहास में जो कमियां रह गई थी उसे वहां के लोगों ने सुधारने की कोशिश की। इसी तरह 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट नेता जोसेफ स्टालिन की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 91 से पहले स्टालिन की यह छवि बनाई गई कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में पूर्वी यूरोप के लोगों को हिटलर के जुल्मों से बचाया था। लेकिन 1991 के बाद लोगों को यह समझ में आया कि स्टालिन ने इसके लिए लोगों पर अत्याचार भी उतने ही किए थे, जिसके लिए उनकी आज भी निंदा की जाती है। यानी इतिहास में हुई गलतियों को कई देशों ने सुधारा, चुनौतियां दी, और हमारे देश में आज से कुछ वर्ष पहले तक लोग ये कहने से भी डरते थे कि इतिहास में हुई गलतियों को कभी सुधारा भी जाना चाहिए। यह सोच तब बदलनी शुरू हुई जब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अयोध्या का मामला एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि इस फैसले से पहले तक लोगों का दिल तो यह कहता था कि अयोध्या में भगवान राम के साथ अन्याय हुआ और उन्हें देश का गलत इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन वो ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि जिसने भी ऐसा कह दिया उसे एक तरीके से समाज से देश निकाला मिल जाता था। उसे लोग पढ़ा लिखा मानने से इनकार कर देते थे, उस पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगने लगते थे और वो पूरी व्यवस्था से बाहर हो जाता था। लेकिन इस फैसले के बाद लोगों का दिमाग खुलना शुरू हुआ और उन्हें पता चला कि कैसे भारत से उसका सही इतिहास छिपाने की कोशिश की गई है। और आज जो ज्ञानवापी का मामला आप सबके सामने आया है, इससे भारत के प्राचीन और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में अब पूरे देश को पता चल रहा है। ये वो सच है जिसे हमारे देश के इतिहास की किताबों, हमारे देश के शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, मीडिया, न्यायपालिका और पॉलिटिकल सिस्टम ने ईमानदारी से देश के लोगों को बताने की कोशिश नहीं की। हमारी अदालतों ने भी नहीं किया, क्योंकि हमारी अदालतें आज भी माय लॉर्ड के सिद्धांत पर चल रही हैं, जो कि अंग्रेजों ने स्थापित किया था। हमारी अफसरशाही भी उसी सिद्धांत पर चल रही है जो अंग्रेजों ने शुरू किया था। लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है और इसमें आया बदलाव नए भारत के नए इतिहास को एक नई दिशा दे रहा है। आज आप देखेंगे ऐसे जितने भी मामले हैं जहां देश में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं, अब उन सब पर हमारे देश में बात होनी शुरू हो गई है। इनमें मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद मामले में मथुरा कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, जिसमें इस मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की गई है। यह मस्जिद आज भी मथुरा में उसी जगह पर मौजूद है जहां माना जाता है कि वहां कंस की कारागार थी, कंस की जेल थी, और उसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और अब आप देखिएगा धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में और नई जानकारियां मिलेंगी और पूरा भारत जागृत हो जाएगा। अब लोग सिर्फ इस बात को नहीं मानेंगे कि किताबों में ऐसा लिखा है, हमें स्कूलों में ऐसा पढ़ाया गया था और हमें कॉलेजों में ऐसा पढ़ाया गया था और ऐसा हमारे देश में शासन और व्यवस्था चलाने वाले लोगों ने कहा था। अब लोग अपना दिमाग भी इस पर लगाना चाहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.